स्टार्ट करूं मीनाक्षी जी? जी जी, स्टार्ट कर दीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लार्ज इंटेस्टाइन का सीक्वेंस है पूरा, वो बता दीजिए। चितरंजन जी, आप बता दीजिए अपना माइक अनम्यूट करके। जी। लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन चार भाग से मुख्यतः बना होता है। ये सिकम, कॉलन, रेक्टम, एनल कैनाल। जो कोलोन के प्रकार है वो बता दीजिए सीक्वेंस में। असेंडिंग, ट्रांसवर्सन, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड कॉलम। वेरी गुड, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुष्यंत गुप्ता जी, आप अपना माइक अनम्यूट करके बताएंगे एलिमेंट्री कैनाल का जो पैसेज है ना, वो किस किस ऑर्गन से मिलकर पूरा होता है? मैम पूरा एलिमेंट्री कैनाल। इंटेस्टाइन तक बताना है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन तक। ओके मैम। मैम सबसे पहले तो क्या कहते हैं, हमारा मुंह, मुंह के बाद ईसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। आपने तो कुछ मिस कर दिया है इसमें। लेरिंग्स और फेरिंग्स नहीं आए ना अभी। बकल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, हाँ जी, हाँ जी। इसको कंप्लीट मैम करिए। इसमें लेरिंग्स नहीं आएगा। फेरिंग्स आएगा, बस लेरिंग्स नहीं आएगा। तो वो तो इन्होंने बताया नहीं ना, दुष्यंत जी ने ना फेरिंग्स बताया ना लेरिंग्स बताया। इसका देख लीजिए, माउथ आएगा, फिर बकल कैविटी, देन फेरिंग्स, उसके बाद इसोफेगस, देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन है? मानसी प्रसाद है, कौन है मानसी प्रसाद, इन्हें बताना है। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मनोज पाल जी, आप बता दीजिए। जी मैम, सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है और पेनक्रियाज है। सलिवरी ग्लैंड कौन कौन सी हैं? ये थ्री पेयर में होती है, नाम तो शायद इनका मुझे पता नहीं है, पर थ्री पेयर होती है, लीवर और पेनक्रियाज भी होता है। हाँ, वो तो आपका आंसर सही है, पर अभी अभी मैंने जी बताई ना तीन सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। एक होती है पेरिटॉइड, मैं दूसरा होता बोलूँ? पेरिटोइड मैंडिबुलर, ये है और सबलिंगुअल। हाँ जी। पेरिटोइड सबलिंगुअल है ना। हाँ ठीक जी। है। ओके, करेक्ट आंसर है। मयंक विश्वकर्मा जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सलाइवा में जो स्टार्च को तोड़ने वाला एक एंजाइम होता है उसे क्या कहते हैं? मयंक। टायलिन होता है मैम, टायलिन तोड़ता है स्टार्च को। हाँ जी। और इसी में एक और आंसर बता दीजिए, बक्कल कैविटी में कितने परसेंट स्टार्च का डाइजेशन होता है? 30%। ओके, सही आंसर है। मीनाक्षी वर्मा, ह्यूमन स्टार्च के चार भाग कौन कौन से हैं? मीनाक्षी वर्मा, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैम मैं आज फर्स्ट टाइम ही क्लास में ज्वाइन हुई हूँ। ओके। फर्स्ट डे प्रकाश, है मेरा। प्रकाश मिश्रा जी। जी याद नहीं है जी। निगम देवी। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए तो फिर से। अच्छा, ह्यूमन स्टमक चार पार्ट्स में डिवाइडेड होके पूरा होता है, ऊपर के जहां से स्टार्ट होता है और जहां खत्म होता है, तो स्टमक के चार पार्ट वो कौन कौन से हैं? मैं बोलूं क्या? मानसी प्रसाद फंडस, बोल। सॉरी, कार्डियक, फंडस, बॉडी पाइलोरिक। हाँ जी, सही आंसर है। प्रियंका जायसवाल जी आंसर करेंगी। ह्यूमन स्टमक में जो दो स्पिंक्टर होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो वॉल्व का काम करते हैं? पुष्पा जी, आप आंसर कर दीजिए फिर।
जी मैम, कार्डियक स्पिंचर और पाइलोरिक स्पिंचर। सही आंसर है। प्रेरणा जी, जो आंसर नहीं कर रहे हैं ना, उनको क्लास से आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। यही बात हुई थी राहुल जी से कि बच्चे रेस्पॉन्स नहीं करते, जो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, जिनका नाम भी ले रहे हैं, उनका कोई रेस्पॉन्स भी नहीं, उन्हें क्लास से हटा दो। मैम मैं एडमिन नहीं हूँ, शायद मीनाक्षी होगी, वो कर देगी। मीनाक्षी जी, आप सुन ओके रही हो? दीदी। जी हाँ जी, दीदी। जो नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें बिना सोचे समझे हटा दो, ताकि नेक्स्ट जो कोई कैंडिडेट क्विज लेगा तो एटलीस्ट उसे प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ओके दीदी। HCl का कार्य बताना है। राजेश खुलेरी जी, आप बताइए। जी मैम, ये भोजन का डाइजेस्ट करने में काम करता है मैन HCl। जो स्टोमच होता है उसके अंदर जो भोजन जाता है अपना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड करता देता है इसको। हाँ जी, सही आंसर है। एक और चीज बताइए आप इसी में। जी मैम। जो स्टमक में हमारे ना सेल्स के द्वारा इनएक्टिव पेप्सिन है, वो किस फॉर्म में स्त्रावित होता है? रेनिन। हाँ जी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट शालिनी योगा कौन है? आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी। स्टमक में कौन सी सेल से HCl स्त्रावित होता है? कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है HCl को सीक्रेट करने के लिए? HCl को सेल्स। हाँ जी, दो सेल्स बताई थी ना राहुल सर ने। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक पेरिटियल सेल्स या फिर हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। ऑक्सीनेटिक और पेरिटियल। हाँ जी, उनको मतलब दोनों में से कोई भी एक नाम हो सकता है। करेक्ट आंसर है आपका। ये दो कर्वेचर बताए गए हैं स्टमक की, जो शेप होती है ना, उसमें दो कर्वेचर बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? मानसी प्रसाद। हाँ जी, लक्ष्मी कुमार। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने पूछा कि हमारे जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें जो इसके हिस्से होते हैं दो, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। सर, वो कौन कौन से हैं? कॉनकेव मतलब जे शेप होता है ना, मैं ऊपर से दबा हुआ होता है उसको कॉनकेव कहते हैं, जो नीचे से गोलाकार होता है उसको कॉन्वेक्स कहते हैं। और उसके जो दो एक्स्ट्रा नेम है ना, जो बायोलॉजिकल टर्म्स में यूज करते हैं। अच्छा, वो ग्रेटर और लेसर। जी हाँ जी, हाँ जी। क्या 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 लिखना? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन से हैं? कमल जी, आप आंसर कीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के मैम मेरे को नहीं पता है, एक मिनट ना। हेलो। हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। भाटिया जी, आप बता दीजिए। कौशल भाटिया जी। आस्था साहू जी, आप बता दीजिए। मैम ड्यूडेनम, जैजुनम और एक का नाम ही आती। इलियम। डेडूनम। हाँ, इलियम है। हाँ जी। इलियम। हर्षित हर्षित संगाल जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ईसोफेगस में जो भोजन आगे बढ़ता है, मतलब ईसोफेगस के बाद स्टमक में आएगा भोजन, तो उसके लिए कौन सा मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है? आई थिंक मैम पैरास्टैटिक मूवमेंट हाँ जी, शायद। बिल्कुल 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 जी करेक्ट। मैम, थैंक यू। एक और आंसर बता दीजिए हर्षित जी। ईसोफेगस और जी, स्टमक के बीच वॉल्व होता है, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कुछ ऐसी कुछ शायद, मेरे याद नहीं आ रहा है पूरा तो। एलिमेंट्री कनाल, नहीं पता मैम, सॉरी। कार्डियक अच्छा, स्पिंक्टर। ठीक है ठीक है मैम। अजीत देव जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए।
डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए 4 प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। वो 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं? सॉरी एकदम मैं मैम। स्टार्टिंग का क्वेश्चन पूछा, एकदम बेस। इसका तो अर्पणा पांडे, आप बता दीजिए। sorry, दीपाली कराड़े, मीनाक्षी जी, जिनके मैं नाम ले चुकी हूँ ना, उन्हें अनम्यूट कर, यहाँ से क्लास से डिस्कनेक्ट कर दो। हेलो मैम। ओके दीदी। हाँ, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसमें से हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? डाइजेशन, जो अभी। कुंदन जी, आप आंसर कीजिए। स्टमक और ड्यूडेनम के बीच कौन सा स्फिंक्टर पाया जाता है? मेरा नाम भी है क्या मैम? कार्डी, कौन सा? पायरोलिक, हाँ स्पिंचर, जी, स्फिंक्टर। स्पिंचर। मानसी प्रसाद, प्रोटीन एंजाइम के नाम बता दीजिए। आयुष पांडे, आप बता दीजिए। स्टमक में 2 प्रोटीन एंजाइम बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? पेप्सिन एंड रेनिन। कौन आंसर कर रहा है? जी, मानसी प्रसाद। ठीक आंसर है, लेकिन मैंने आयुष जी से पूछा था, कोई बात नहीं। आंसर अपने अच्छा बताया है। आयुष पांडे जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। रेनिन किस जी मैम, मैंने क्वेश्चन सुना नहीं, दूसरा क्या है? रेनिन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इन्फेंट, रेनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, मतलब किसका प्रोटीन है? एडल्ट का या इन्फेंट का? मैम श्योर नहीं हूँ मैं। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी मैम, मैं कह रहा हूँ मैं श्योर नहीं हूँ रेनिन का। कोई नहीं, बताइए। कंफ्यूजिंग आंसर ही बता दीजिए आयुष से, कोई बात नहीं। इन्फेंट के लिए। हाँ जी, तो देख लो, कंफ्यूजन भी कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजीत देव जी। थैंक यू आयुष। थैंक यू। 3 टाइप्स ऑफ फेरिंग्स बता दीजिए, अजीत देव। फेरिंग्स 3 टाइप्स। सिलेवा ग्लैंड्स, गलत। एलार ग्रंथि जो, सॉरी। चितरंजन साहू जी। 3 टाइप्स होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स को और क्या कहते हैं? इसको नेसल कैविटी भी बोलते हैं और ओरोफेरिंग्स को ओरल कैविटी भी बोलते हैं। हाँ जी, एकदम करेक्ट आंसर है ये। इसका यस और नो में आंसर करना है। फेरिंग्स रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं? चितरंजन जी, बता दीजिए। हाँ, हेलो, यस मैम, एक बार बोलिए। मैंने पूछा कि फेरिंग्स का रोल रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों सिस्टम में है या नहीं? यस। ओके, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ग्लॉटिस से होकर वायु किसमें प्रवेश करती है? ग्लॉटिस से होकर वायु किसमें प्रवेश करती है?
मयंक जी आंसर कर दीजिए। ट्रैकिया में मैम। हाँ जी, वेरी। और जो ग्लॉटिस है वो किससे गार्ड होता है? व्हाट मैम? ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय। ऐसे ही कुछ जी से लिखा होता है वो भी। एपिग्लॉटिस। एपिग्लोटिस जी। हाँ जी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरिंग्स एंड स्टमक के बीच में एक पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? मनोज पाल। फेरिंग्स एंड स्टमक के बीच में एक पार्ट रेस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा पार्ट है? मैम एसोफेगस है। हाँ जी, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरज मांडलोई जी। वॉल्व्स ऑफ कर्करिंग किसे कहते हैं? नीरज मांडलोई। नीरज जी, जी अब वो क्लास। शायद वो नहीं बोल पाएंगे, वो उनको खांसी है ना तो वो बोल नहीं पाएंगे। ओके ओके। प्रेरणा जी आप आंसर कर दीजिए, वॉल्व्स ऑफ कर्करिंग किसे कहते हैं? आइडिया। कोई बात नहीं, किसी जिसको पता है वो आंसर कर दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं। दीदी ये सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको हाँ ही जी। हम वॉल्स ऑफ कर्करिंग कहते हैं, जिनके अंदर विलाई और माइक्रोविलाई होती है। इसका वर्क क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाता है, माइक्रोविलाई जो होता है उसके अंदर ब्रश अ, बॉर्डर का काम करता है। और एक और चीज बता दीजिए मीनाक्षी जी, फिर विलाई में एक विशेष प्रकार की लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये जो माइक्रोविलाई, अच्छा उसको लेक्ट्रल कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल एकदम। और जो ब्रश बॉर्डर्स, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विलाई में, उसे क्या कहेंगे? माइक्रोविलाई। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा आंसर किया है। ड्यूडेनियम, अब आप मत बताइएगा मीनाक्षी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और बताएगा। ड्यूडेनियम में दो रस सीक्रेट होते हैं, उसके लिए वो जो रस हैं वो कौन कौन से हैं? जय कृषा परिधान कौन है? आप आंसर कर दीजिए। जय कृष्ण। पैरासेनेटिक। क्या? मैंने पैरासिटिक। ड्यूडेनियम में दो रस सीक्रेट होते हैं किसके लिए? भोजन को आगे एब्जॉर्ब या फिर डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो कौन कौन से हैं? वो मैम पैरासिटिक है और दूसरा याद नहीं। नहीं, तो पहला भी तो गलत है। जिसको करेक्ट आंसर पता हो वो बता दो। मैम बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस। हाँ जी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, ये दो रस हैं जो हमारे ड्यूडेनियम से सीक्रेट होते हैं। ड्यूडेनियम में विशेष प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं जो इन जूसों के साथ हेल्प करके और हमारे फूड को आगे डाइजेस्ट करती हैं और एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं, तो वो कौन सी ग्लैंड है? लक्ष्मी कुमार। ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं मैम इसे। कौन सी? ब्रूनर्स ग्लैंड। हाँ एक जी और मैम। नाम भी होता है इसका, हाँ जी, ध्यान नहीं आ रहा वो। बिल्कुल सही आंसर है। जी, जैजुना में सेकंड पार्ट किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसका एक ही इंपॉर्टेंट वर्क बताया गया है, वो कौन सा है? कोई बता दीजिए, मनोज पाल जी बता दीजिए। मैम क्वेश्चन दोबारा से पूछने के बाद मुझे समझ नहीं आया। जैजुनम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। आइडिया नहीं है मैम, कुछ सही पता नहीं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हाँ जी, इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन का अपशोषण करना। ओके मैम। हाँ जी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन राधिका जी आंसर करेंगी। राधिका जी क्वेश्चन सुन लीजिए। जी मैम। इलियम और कीकम के जॉइंट पर एक वॉल्व होता है जो वेस्ट को
आगे जाने से रोकता है, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन में से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है, वो कौन सा वॉल्व है? पाइलोरिक वॉल्व। नो, बिल्कुल आप थोड़ा सा दूर है बस। स्पिंचर। स्पिंचर तो हार्ट में होता है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। पाइलोरिक और एक और कार्डिक। इलियोसिकल वॉल्व। हाँ मैम, इलियोसिकल। हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा राधिका जी, एक आंसर और बता दीजिए जो कंफ्यूजिंग नहीं हो। लार्ज इंटेस्टाइन के भी एक भैया ने पार्ट बताए थे, आप फिर से बता दीजिए उन्हें कौन कौन से हैं। जी, कॉलम, असेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, रेक्टम। वापस जाइए, वापस जाइए, फिर से बताइए। उसमें कॉलोन। नहीं, कोलोन से पहले असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, रेक्टम। नहीं, आपने गलत कर दिया। एक बार जिसे पता है वो करेक्ट आंसर एक बार राधिका जी को बताइए, फिर राधिका जी दोबारा से। जी मैम, मैं बता दूं मैम। हाँ जी बताइए। कॉलन, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर, उसके बाद डिसेंडिंग, फिर सिग्मोइड कॉलम। मैं कोलोन का सीक्वेंस नहीं, मैं लार्ज इंटेस्टाइन का सीक्वेंस बोल रहा हूँ मैम पूरा। पहला है सीकम, कॉलोन, कॉलोन को 4 भाग में बांटा गया है, असेंडिंग, ट्रांसवर्जन, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कॉलोन। उसके बाद तीसरा नंबर जो है वो है रेक्टम, और चौथा नंबर है एनल कैनाल। वेरी गुड। देखिए चित्रंजन जी ने एकदम पहले भी करेक्ट आंसर किया, अभी भी। अब राधिका जी फिर से बताइए। जी मैम, नहीं हो पाई हमसे। देखो पहला होता है वो होता है कीकम। जी, सीकम, सीकम। फिर सीकम, फिर उसके बाद कोलोन। अब कोलोन के भी 4 पार्ट होते हैं, रेक्टम, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स और सिग्मोइड। और उसके बाद आता है मैम असेंडिंग के बाद ट्रांसवर्जन आता है, फिर डिसेंडिंग, फिर सिग्मोइड। हाँ जी। जी मैम, अब याद हो गया। हाँ, इसको भूलिए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम एग्जाम में आया है ये। रिपीट करिए मैम एक बार प्लीज। जी आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं सीकम, सेकंड पार्ट को बोलेंगे कोलोन। कोलोन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, दैट इज असेंडिंग, ट्रांसवर्स, ट्रांसफर, असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेक्टम और सीसमॉइड। सेसमोइड नहीं होता, वो सीसेमोइड बोन होती है, और सिग्मोइड कोलोन होता है। हाँ मैम, वो सिग्मॉइड। मैम जो कॉलोन है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड। पहला है ट्रांसफर, डिसेंडिंग। नो 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 नो, ट्रांसवर्जन नहीं। पहला असेंड एंड ट्रांसवर्स, ट्रांसफर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, नहीं। देन सिक्स। आप लोग म्यूट कर लीजिए तो मैम एक बार बता देंगी। थोड़ा एक बार हाँ म्यूट ठीक कर है। लीजिए, फिर मैम बता देंगी। देखो सबसे पहले आएगा सीकम, सीकम का कोई पार्ट नहीं है। उसके बाद कोलोन मतलब असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। उसके बाद आएगा रेक्टम और तत्पश्चात एनस। ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है बस। ठीक है मैम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा। विजय जोशी आप आंसर करेंगे पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा। विजय जोशी नहीं है क्या क्लास में? प्रेरणा जी आप आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो। मैंने पूछा पीएच वैल्यू ऑफ सलाइवा। 6.8। हाँ जी 6.8 सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन इन माउथ कैविटी।
प्रेरणा जी आंसर करेंगी। प्रेरणा जी आंसर कर दीजिए, आज आपने कोई भी आंसर नहीं किया। मीनाक्षी जी। मैम उसकी तबीयत खराब है, वो जी केवल दीदी, क्लास उनकी ले तबीयत रही खराब है थोड़ा। कोई इशू है तो प्लीज मैसेज में तो एटलीस्ट टाइप कर दो, तो सामने वाले को पता चल जाएगी। चली गई दुष्यंत मैम गुप्ता, ऑलरेडी। ओके, आप शायद आंसर। वो लेफ्ट कर गई हैं। आप आगे किसी से पूछ लीजिए। दुष्यंत गुप्ता जी आंसर। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज। मैंने पूछा कि डाइजेशन इन माउथ कैविटी। मैम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैम, मैं क्वेश्चन आप। माउथ कैविटी में डाइजेशन होता है, उसमें कौन कौन सी फॉर्मेशन, मतलब जो वो मुंह में ही कौन कौन सा हमारा डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है वो बताना है। उसके बाद ईसोफेगस में होगा, देन स्टमक, लेकिन सबसे पहले जो माउथ कैविटी में ही जो होता है वो बताना है हमें। मैम वो तो कार्ब्स मतलब स्टार्च का होता है मैम 30%। हाँ तो बताओ ना कौन कौन सा है, वो तो 30% अलग चीज है। मैंने पूछा जो 6 स्टेप बताए थे राहुल जी ने, अगर आपको रिमेम्बर हो तो। मैम मेरे जिसमें को वो याद नहीं है एक्चुअली मैम, सॉरी। जिसमें मैस्टिकेशन होता है, भोजन मतलब अगर हमने सब्जी के साथ रोटी का एक निवाला लिया तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मैशअप करेंगे तो वो मैस्टिकेशन हो गया। उसके बाद मैकेनिकल चेंज होगा, फिर भोजन को हम निकलेंगे, ओके ओके फिर मैम, उसका मुझे केमिकल। याद नहीं है मैम ये एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कोई और बता दीजिए। चित्रंजन जी आप बता दीजिए, आपका क्लियर है। इसमें माउथ कैविटी में देखे थे हम लोग क्या क्या होता है करके। जैसे आपने बताया कि हिंदी में बोले तो यांत्रिक पाचन होता है, जैसे कि दांतों से काटना फाड़ना भोजन को, ये हो गया। फिर उसके बाद भोजन का पचना शुरू हो जाता है यहाँ पास। फिर उसके बाद इसमें जो एंजाइम जो होते हैं, लार वार जो होता है, वो एंजाइमिक प्रक्रिया द्वारा पाचन क्रिया होता है। फिर निगलने की प्रोसेस होती है, जिसमें क्रमानुकंचन जो गति होती है, और एक होती है रासायनिक पाचन, इसमें कंप्लीट होता है फिर। हाँ जी बिल्कुल जी, थैंक यू चित्रंजन जी, एकदम आंसर सही किया आपने। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है प्रकाश मिश्रा जी, अगर आप बताएं तो असेंडिंग कोलोन का काम क्या होता है। हेलो, हाँ जी आवाज चली ना? आ रही है, आ रही है। हाँ जी, उसमें असेंडिंग कॉलम में एब्जॉर्प्शन होती है साल्ट की। हाँ जी वेरी गुड। प्रियंका जायसवाल जी आप ट्रांसवर्स कोलोन में बता दीजिए क्या होता है। प्रियंका जायसवाल जी बता दीजिए। कमल कमल बबरा जी आप बता दीजिए। खाने का ट्रांसफर होता है। मैंने पूछा ट्रांसवर्स कोलोन में क्या होता है। मैम एक्चुअली आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बस सुन रही हूँ आपकी बात। ओके ओके, कुंदन जी आप आंसर कर दीजिए फिर। जो वाटर होता है ना, वो हटाने के लिए, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट में से एक्स्ट्रा वाटर। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मीनाक्षी जी। जी दीदी। आप चारों का वर्क बता दीजिए एक बार। दीदी, जो असेंडिंग कॉलोन होती है वो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर किसी को याद करना हो तो ट्रिक बता देती हूँ। असेंडिंग कॉलोन है तो ए से असेंडिंग, ए से एब्जॉर्ब आता है। अब एब्जॉर्ब किसको किसको करता है, फ्लूइड को और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है। फिर ट्रांसवर्स कॉलोन होती है, तो वो क्या करती है, ट्रांस मतलब हम ऐसे भी सोचते कि चीज को हटाना, तो वो रिमूव करती है वाटर को फ्रॉम वेस्ट। फिर डिसेंडिंग कॉलोन जो होती है वो वेस्ट को होल्ड करके रखती है। फिर सिग्मॉइड जो ऐसे होती है वो रेक्टम से जुड़ी हुई होती है, वो आगे की तरफ लेके जाती है रेक्टम की ओर। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर है। अब राधिका जी आप रिपीट करना, मीनाक्षी जी ने क्या बताया।
मैम ट्रांसफर जी कॉलोन मैम। में ऐसे भी विटामिन B12 और K का एब्जॉर्प्शन होता है। हाँ जी मैम। बताइए राधिका जी, अभी मीनाक्षी जी ने क्या बताया? जी टी टी वो ट्रांसफर करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं कौन साल्ट करते का, हैं? कौन असेंडिंग करते कॉलम, हैं? डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मोइड। हाँ जी, तो असेंडिंग क्या करता है? असेंडिंग कॉलम मैम वो लवण और उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। वेरी गुड। और मैम मैं ना ट्रांसवर्स क्या करता ऑप्शन है? देख के लगा लेती हूँ, और मेरा क्या सब्जेक्ट भी नहीं था, हिंदी लिटरेचर था मैम मेरा, तो और पढ़ाई तभी भी तो नहीं इसी करी। तो जी इसीलिए तो हाँ आपको जी। याद करा। जी हाँ, और सीसामोइड वाटर का करता है डिसेंडिंग, सीसामोइड वेस्ट वाटर को बाहर करता है। आपने तो ना सब, एक बार आप कल, मैंने आपसे पर्सनली ना मैसेज करूंगी और आप मुझे पर्सनली आंसर करेंगी, है ना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। जी मैम, कल पूरा बता दूंगी, मैं पढ़ा नहीं ना, एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाता है मुझे। हाँ, तो कल मैं पक्का पूछूंगी आपसे। जी, मैं ही कर लूंगी मैम आपको कॉल। ओके। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन बताना है, क्या है? कोई भी आंसर कर दो, क्योंकि गिने चुने लोग हैं ग्रुप में और आधे से ज्यादा लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, कोई मैं एमिनो जो अमीनो एसिड। एमिनो एसिड। अमीनो एसिड मैम। नेक्स्ट बता दीजिए, मोर आयरन इन, अगर फूड में ज्यादा आयरन की मात्रा होती है तो क्या होता है उसका रिजल्ट? ब्लैक स्टूल होता ब्लैक है। स्टूल होता है मैम। आयरन हाँ, ज्यादा होगा तो स्टूल ब्लैक होगा, प्रोटीन ज्यादा होगा तो येलो होगा, और प्रोटीन ज्यादा होगा तो स्मेल करेगा मैम, और वसा होगा तो येलो होगा। वेरी गुड, एक चीज आपको अच्छे से याद हो गई है। जी मैम, जो पढ़ा हो मैं बता दूंगी। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कोई भी आंसर कर दीजिए। जी मैम, ग्लूकोज और ग्लूकोज लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज। हाँ जी, वेरी गुड। इंटरनल एंड स्पिंक्टर कैसी एक्शन है, इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री? रिपीट मैम क्वेश्चन है। अनैच्छिक है मैम, वो इनवॉलेंट्री। जी, इंटरनल होगा तो ऑब्वियसली अनैच्छिक ही होगा, इनवॉलेंट्री होगा। जी। एक्सटर्नल होगा तो वॉलेंट्री होगा। ओके मैम, ठीक है। इनवॉलेंट्री। हाँ जी। चितरंजन जी, एक बार आप HCl का कार्य बताएंगे क्या? HCl का कार्य बताऊं? HCl मैम, ये तो एसिडिक होता है, तो ये भोजन को एसिडिक करता है और भोजन को पचाने का काम करता है ये। हाँ जी। इसका एक और वर्क है, बैक्टीरिया को मारता है, जो वार्म बैक्टीरिया आते हैं ना उनको। हाँ जी जी। चलो, यहाँ पे हमारे मुख्य मुख्य क्वेश्चन खत्म हो। अच्छा, एक और बता दो, जब बकल कैविटी में भोजन रहता है तो उसको तो बोलस कहते हैं, लेकिन जब वो ही भोजन हमारे, काइम काइम काइम। काइम काइम। आंसर पहले ही बता दिया क्वेश्चन पूछने से पहले, बहुत अच्छे। चलिए अब थोड़े बहुत क्वेश्चन एक्सक्रीटरी सिस्टम से पूछ लेते हैं, टाइम कम बचा है हमारे पास। एक्सक्रीटरी नहीं पढ़ा है मैम हमने, आप पढ़ा दीजिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पढ़ा अभी? नहीं मैम, रिवीजन ही नहीं हुआ है उसका, वैसे टाइम भी ज्यादा हो ही गया है। आपने तब से तो कहा ही नहीं, वरना मैं पहले एक्सक्रीटरी को करा देती, देन मैं आपसे पूछती। जी मैम, हो जाएगा 10 मिनट टाइम में, करा दीजिए वैसे कितना होगा। हाँ चल, मैं क्वेश्चन आंसर ना करके आपको इसका रफली इंटरव्यू बता देती हूँ। देखो, जो इसके लिए मतलब कोई भी एक्सक्रीट, यानी कि कोई भी जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलना, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत आएगा। जैसे किडनीज होती हैं तो वो टॉयलेट के थ्रू बाहर जाना, स्किन के थ्रू पसीना बाहर जाना, लंग्स फेफड़े हैं जो सांसों का जो कार्बोहाइड्रेट और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड और इनको निकालती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए किडनियां होती हैं एक पेयर, यानी कि 2 किडनी, जो किधर होती हैं कि पीछे की साइड होती है हमारे फ्लोटिंग रिब्स में, T11 से T12 तक। इनका साइज क्या होता है, बीन शेप्ड होती हैं ये, बीन राजमा होता है ना, राजमा की जैसी। इनका कलर है रेडिश ब्राउन।
लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, और इनमें वेट होता है 130 to 170 ग्राम। और जो राइट किडनी है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ा नीचे होती है, क्योंकि राइट साइड में हमारे क्या होता है, लिवर होता है। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, इसमें नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक। जो किडनियों को संरचना और जो किडनियों के कार्य को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। ये दो प्रकार के बताए थे, एक कॉर्टिसोल और एक जुप्टा मेडुलरी। और जो कॉर्टिसोल नेफ्रॉन होते हैं वो 85% होते हैं हमारी बॉडी में, और जो जुप्टा मेडुलरी होते हैं वो 15% होते हैं। फिर एक बताया था कि हाइलम, किडनी की शुरुआत में एक गड्ढा सा पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इस हाइलम से यूरेटर जो है ब्लड वेसल्स एंड नर्व किडनी में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। फिर जो हमारी रीनल पेल्विस होती है उसमें क्या होती है, कैल्कीज होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, 2। फिर किडनी जो होती है ना, जैसे पेट के अंदर 4 भाग बताए थे उसके, तो ठीक उसी प्रकार जो किडनी की भी 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी, रीनल कैप्सूल जो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। दूसरा होता है एडिपोज टिश्यू, जिस जो एडिपोज टिश्यू का बना होता है उसे क्या बोलते हैं, एडिपोज कैप्सूल। जो कौन सी लेयर होती है, बीच वाली जो लेयर होती है किडनी की, जो किडनी पे किसी भी प्रकार की जो आघात है उनको होने से बचाती है। और ये शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि कोई भी एकदम से आघात आया और किडनी को उसको झेलने की, उसको उससे निपटने की जो रेस्पॉन्सिबल है वो क्या होता है, एडिपोज कैप्सूल। फिर लास्ट वन रीनल फेसिया, जो क्या होती है, जो बाहर वाली जो लेयर होती है, जो किससे कवर रहती है, एब्डोमिनल वॉल से। फिर किडनी के 2 पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। मेडुला किससे डिवाइडेड होता है, मेडुला इज डिवाइडेड इनटू कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर, इट इज आल्सो कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। जो पिरामिड होते हैं ना वो कैसे, देखियो किडनी, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा किडनी का, जो अगर किडनी को काटे बीच में बाहर से तो वो एकदम शैम जैसी दिखेगी, लेकिन अंदर से अगर आप उसकी शेप देखेंगे तो उसमें गोले गोले से बने रहते हैं अपने अपने पार्ट्स। उसको क्या बोलते हैं, पिरामिड्स बोलते हैं। इनकी संख्या 8 से 12 होती है। और जो इन्हीं जो पिरामिड्स का जो नुकीला भाग होता है उसको हम कैल्कीज बोलते हैं। और ये इन्हें क्या कहते हैं, हम रीनल पिरामिड भी कहते हैं। कोई भी शब्द जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित हो, जैसे कि रीनल कैप्सूल, रीनल फेजिया, अब आ गया रीनल पिरामिड, इसमें हर चीज क्या होगी, रीनल। अब आता है रीनल कोलन ऑफ बर्तनी, यानी कि जब कॉर्टेक्स पिरामिड के बीच में होता है तो वो किस भाग में आ जाएगा, मेडुला में, उसको कहेंगे कॉलम ऑफ बर्टनी। और ये कॉर्टेक्स उसमें प्रवेश करता है रीनल पिरामिड्स के थ्रू, तो वो किसके वहां, अब मैं आपको इसका नेफ्रॉन का प्रोसेस समझाती हूँ, यानी कि जिसके थ्रू हमारी टॉयलेट की प्रक्रिया मतलब कैसे कैसे संपन्न होती है। तो उसके लिए नेफ्रॉन तो 2 बताए ही थे। ये फॉर्मेशन होता है हमारा ग्लोमेरुलस के थ्रू, ग्लोमेरुलस प्लस वोमेन्स कैप्सूल। इनमें इसका सीक्वेंस आप लोग सबसे पहले देख लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, देखिए सबसे पहले ग्लोमेरुलस, उसके बाद वोमेन्स कैप्सूल, उसके बाद वोमेन्स कैप्सूल के बाद आप देखेंगे पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। देन उसके बाद आएगा लूप ऑफ हेनले। देन उसके पश्चात डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, और फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। ये 4 चीजें आएंगी। फिर उसमें आवाज नहीं आ रही है मानसी। माधवी दी आप हैं क्या, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीनाक्षी तुम्हारी आवाज आ रही है। मे भी वो लेफ्ट हो चुकी हैं। अच्छा, ओके, वो मैम आ चुकी है दीदी, आ गई हैं अब।
दीदी आप चली गई थी, एक बार और कंटिन्यू कर लीजिए। माधवी दी। हेलो माधवी दी, आपको आवाज आ रही है? आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी आ जी रही आ है। रही है आपकी जी आवाज। मीनाक्षी जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, माधवी जी सुन नहीं बिल्कुल। पा रही हैं शायद, फिर से उनका लेफ्ट हो गया है। तो क्या करना है, कंक्लूड करना है या फिर क्या करेंगे आप लोग? बता दीजिए, टाइम होने वाला है। लास्ट का जो बचा है वो बता दो, कलेक्टिंग डक्ट से। हाँ मतलब उसको कलेक्टिंग डक्ट पूरा के करना बाद है। का लक्ष्मी दीदी करवा देंगे। हाँ, लक्ष्मी दीदी को भी आता है लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक जी कंप्लीट आप कर दो। बता दीजिए, आप बता दीजिए तो मैं बता दूं। आप बता दो, मेरा ना आई से कोई बहुत भी ज्यादा करवा pain दो। आता है। ओके दीदी। चलिए, तो आप लोगों को उन्होंने बता दिया था ग्लोमेरुलस होता है, उसमें सबसे पहले ग्लोमेरुलस के बारे में बता दिया क्या क्या होता है। ईसीपी डीसीपी। अब आता है कलेक्टिंग डक्ट। जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो मेडुला में पाई जाती है, ठीक है। और रेनल का बारे में कोई पूछा था, रेनल मतलब किडनी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो मेडुला में पाई जाती है। इसमें H2 का रिअब्जॉर्प्शन होता है। मेनली अगर पूछा जाएगा कि होता क्या है, तो इसमें H2 का रिअब्जॉर्प्शन होता है, और थोड़ी मात्रा में यूरिया का भी इसमें रिअब्जॉर्प्शन होता है। फिर इसमें बताया गया है कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, एक बड़ी डक्ट खुलती है, उस डक्ट को डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं। ये जो आपके जो टर्म है ना, उनको आप याद रखिएगा क्योंकि डक्ट पूछे जाते हैं। तो डक्ट ऑफ बेलिनी कहाँ पाया जाता है, ये आपसे पूछ लेंगे, तो ये कलेक्टिंग डक्ट में पाया जाता है। और ये जो होता है पिरामिड का नुकीला भाग होता है, जिसे हम रेनल पेपिला बोलते हैं, उसमें खुलता है, ठीक है। जो पिरामिड्स बने होते हैं रेनल पिरामिड्स, उसमें एक नुकीला पार्ट होता है, उसको हम रेनल पेपिला कहते हैं। उसी में ये खुलता है, जिसे हम डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं। वैसे ही मतलब एक सीक्वेंस होता है कि किसमें क्या ओपन होता है। तो बताया गया जो रेनल पेपिला होता है वो माइनर कैलिक्स में ओपन होता है, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में ओपन होता है, मेजर कैलिक्स रेनल पेल्विन में। मतलब कि आपकी किडनी के थ्रू जो यूरिया बाहर निकलता है उसका ये सीक्वेंस बताया गया है। तो ये सीक्वेंस पूछ सकता है, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले रेनल पेपिला, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स के बाद रेनल पेल्विस आता है, रेनल पेल्विस के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिन ब्लैडर आता है, और यूरिन ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के जरिए जो आपका यूरिन है वो आपकी बॉडी से बाहर चले जाता है। तो ये एक सीक्वेंस है कि इसमें होता क्या है। फिर इसमें आपको डायलिसिस के बारे में बताया जाता है, क्योंकि अगर हमें किडनी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, या फिर बता दूं। इसमें कुछ लक्षण होते हैं डायलिसिस के, जैसे कि आपका जी मिचलाता है, उल्टी या भूख नहीं लगना, पैरों तक जो आपके पैर होते हैं, एंकल्स होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, खुजली होती है। आपकी जो मसल्स होती हैं उनमें ऐठन आ जाती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगी, और मेन होता है ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। ये इसका एक मेन चीज देखा जाता है। फिर इसे बताया जाता है कि जो हमारा जो यूरिन सिक्रेशन है, वो जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो कम हो जाता है, कम होके 400 मिलीलीटर पर डे हो जाता है। अब इसमें टाइप ऑफ डायलिसिस, मतलब डायलिसिस के जरिए हम जानते हैं कि होता क्या है। तो डायलिसिस को दो टाइप से डिवाइड किया जाता है, एक होता है हीमोडायलिसिस, एक होता है पेरिटोनियम डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है, सबसे पहले आप, ये बहुत सिंपल तरीके का होता है, मेनली यही किया जाता है, तो इसको आप जान लीजिए। दूसरा वाला तो थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप, इसमें शरीर का जो खराब रक्त होता है उसको निकाला जाता है, फिर उसे नकली किडनी में, जो आर्टिफिशियल किडनी होती है, उसके माध्यम से उसको साफ करके फिर से वापस शरीर में पहुंचाया जाता है। ये इसका मेन प्रोसेस है। आपका जो ब्लड इफेक्टेड है या फिर ब्लड जो खराब हो चुका है उसको बाहर निकालेंगे शरीर से, फिर आर्टिफिशियल किडनी में लगाएंगे, जिसको हम हीमोडायलेजर कहते हैं, फिर उसके माध्यम से साफ करते हैं उसको, और फिर से हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये आपके डायलिसिस कहलाता है, मतलब कि ये आपका हीमोडायलिसिस कहलाता है। दूसरा आता है पेरिटोनियम डायलिसिस। में क्या होता है, इसमें शुरू करने के पहले जो जो रहते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं, जो किडनी के स्पेशलिस्ट रहते हैं, वो पेट के निचले हिस्से में एक ट्यूब लगाते हैं, कैथेटर लगाते हैं, जिसको हम पेरिटिनो कैथेटर कहते हैं। और उसमें क्या होता है, कैथेटर मरीज के रक्त को एक झिल्ली के माध्यम से साफ करने में मदद करता है। एक झिल्ली लगा दी जाती है कैथेटर से, और फिर वो ब्लड को साफ करता है। तो ये होता है पेरिटोनियल डायलिसिस, मतलब इसमें कैथेटर यूज किया जाता है, उसको हम पेरिटोनियल कहते हैं, इसलिए इसका नाम पेरिटोनियल डायलिसिस है, ठीक है। तो दो डायलिसिस होते हैं, ये चीज याद रख लीजिएगा। और जो सीक्वेंस मैंने बताया था कि जी जी कुछ गलती हुई हो तो माफ एक करिएगा, मैंने कंक्लूड खुद नहीं करता हूँ। पढ़ा है अच्छे से।
जी बताइए। अच्छा आपकी आवाज नहीं आ रही है कुंदन भैया, आप मैसेज कर दीजिए। कुंदन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मैसेज कर दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आप मैसेज कर दीजिए अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो। और किसी को कोई क्वेश्चन हो या फिर आगे प्रोसीड करना है या फिर लेफ्ट करना है, आप बता दीजिए तो मैं बंद करूँ फिर। मीनाक्षी जी। अभी आवाज हाँ आ दीदी। रही है? एकदम सही बताया आपने, बहुत अच्छा बताया, शायद मैं भी नहीं बता पा रही थी इतना अच्छा। थैंक यू दीदी, मैंने पढ़ा नहीं है सच में, अगर मैं भी क्वेश्चन आंसरिंग करती तो मुझसे नहीं होता, लेकिन हो गया। जितना याद था प्रीवियस एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग बताया मैंने। नहीं नहीं, आपने अच्छा बताया है, बढ़िया। थैंक यू दीदी। आप लोगों को कुछ और पूछना हो दीदी से या फिर कुछ क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग पूछ लीजिए। एक दीदी एक क्वेश्चन था जो आपने राजेश जी से पूछा था शायद, कि जो पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो वो रेनिन नहीं होता, वो पेप्सिनोजन होता है। ठीक है, वो चीज एक बार देख लीजिएगा। ओके 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 क्यों मीनाक्षी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए भले ही मीनाक्षी जी।